Hello students, welcome to NEET Biology. I am here with another practice question series. Today we are going to practice some questions from plant physiology. Here is your first question. Excess photon intensity leads to the damage of options are D1 protein, A1 protein, photosystem 1 and photosystem 2. Excess photon intensity की वजह से किसका डैमेज होता है? That is D1 protein. So the answer is A. ये एक फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है प्लांट्स में जिसमें D1 प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, ज़ैंथोफिल साइकिल भी चलती है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी होता है और फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन प्लांट्स के। तो जब एक्सेस फोटोन इंटेंसिटी होती है तो वो क्या करती है? D1 प्रोटीन को डैमेज करती है। सो द आंसर इज ए। आपसे एग्जाम में इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following amino acids accumulates under water stress conditions? Glycine, proline, lysine and asparagine. जब भी वाटर स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं तो वो कौन सा अमीनो एसिड है जो एक्यूमुलेट होता है? दैट इज प्रोलीन. So your answer is proline. Next question. This is the most important question from your exam point of view क्योंकि केल्विन साइकिल से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा. So as you all know, केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं. So हमें पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में बेसिकली Calvin cycle or C3 cycle, that is also known as reductive pentose phosphate pathway, involves which one of the following steps? तो आपको ये बताना है कि इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं कैल्विन साइकिल में. कार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन? नहीं, ये नहीं होता. कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन? यस. सो आंसर इज बी, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन जो है वो कैल्विन साइकिल में होता है. 3 ही स्टेप की होती है कैल्विन साइकिल जिसमें ये तीनों स्टेप्स आते हैं. अब देखिए, अगर इसमें आपको पता होगा कि फॉस्फोराइलेशन तो होता नहीं है तो आपके 3 ऑप्शन ए, सी और डी तो ऑटोमेटिकली ही एलिमिनेट हो जाएंगे. सो करेक्ट आंसर इज बी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. आपको ये तीनों स्टेप्स याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन C3 साइकिल से क्वेश्चन है. इन C3 cycle, one molecule of CO2 yields 2 ATP and 3 NADPH, 3 ATP and 2 NADPH, 5 ATP and 3 NADPH, or 6 ATP and 3 NADPH. So the answer is B, that is 3 ATP and 2 NADPH. One molecule of CO2 gives 3 ATP and 2 NADPH. अब देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बजाय अगर इन्होंने 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिया होता तब क्या आंसर होता. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने ATP देगा और कितने NADPH देगा. तो अगर 1 मॉलिक्यूल की जगह 3 मॉलिक्यूल होगा तो इसका आंसर होगा 9 ATP एंड 6 NADPH. So its answer is B. Next. अब ये क्वेश्चन आपका फोटो रेस्पिरेशन से पूछा गया है. दैट इज C2 साइकिल. इन फोटो रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व्ड? अब जैसे कैल्विन साइकिल को हम रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहते हैं, वैसे ही फोटो रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेशन होती है, कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन दोनों होती हैं. और इसमें जो मेन फंक्शनल एंजाइम काम करता है दैट इज यूबिस्को. सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो C2 साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं. अब देखिए, इसमें आंसर इज सी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अब इन दो एग्जांपल्स में आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम तो बी और सी दोनों में दिया हुआ है. तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पता होगा आप तभी एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप दो स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाओगे.
इसलिए आपको फोटो रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी गई है हर बार। नेक्स्ट इज again question from C2 pathway. In C2 pathway, glycolate is converted to glyoxylate in which one of the following organelles? Options are chloroplast, peroxisome, mitochondria and bundle sheath cells. So the answer is B, that is peroxisome. अब देखो ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट किया जाता है इन peroxisome और ग्लाइऑक्सिलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट किया जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड टू सिराइन। सो आपको ये पूरी C2 साइकिल पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर पाओगे। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hydroxypyruvate is synthesized in which one of the following? Mesophyll cells, bundle sheath cells, mitochondria and peroxisomes. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया दैट इज ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड टू सिराइन इन माइटोकॉन्ड्रिया, देन सिराइन इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्सीपाइरुवेट इन पेरोक्सिसोम। तो हाइड्रोक्सीपाइरुवेट किस में सिंथेसाइज होगा, पेरोक्सिसोम में। आंसर इज डी, पेरोक्सिसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following dicot plant is involved in H-SLAC pathway? That is C4 photosynthesis. देखिए जो C4 फोटोसिंथेसिस होती है उसमें मैक्सिमम मोनोकोट प्लांट्स ही प्रेजेंट, मींस मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट्स आर मोनोकोट्स बट फ्यू आर डाइकोट्स। सिर्फ कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो डाइकोट होते हैं, वैसे मैक्सिमम इसमें मोनोकोट प्लांट ही होते हैं। अगर अब देखो इसमें आपको डाइकोट प्लांट पूछा गया, अगर आपको डाइकोट प्लांट नहीं पता है कि इनमें से डाइकोट कौन है तो एटलीस्ट आपको मोनोकोट्स पता होने चाहिए जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे। that is sorghum, maize and sugar cane are monocot plants. तो अब बचा amaranthus, so answer is C. Amaranthus is a dicot plant which is very few, so answer is C. Next, which of the following statements are correct in response to C4 cycle? Conversion of phosphoenol pyruvate to oxaloacetate takes place in mesophyll cells. Conversion of malate to pyruvate takes place in bundle sheath cells. 4-carbon acid is converted to 3-carbon acid in bundle sheath cells. NADPH is formed in C4 cycle and all of the above. So the answer is E, means ये सारी ही statements correct है। जब भी C4 cycle होती है इसमें दो तरह के cells होते हैं, mesophyll cells and bundle sheath cells। जो mesophyll cells होते हैं वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से CO2 को लेते हैं and pump carbon into bundle sheath cells in the form of 4-carbon acid। और bundle sheath cells में क्या होता है, जो 4-carbon acid होता है that is converted to 3-carbon acid that is pyruvate। अब देखिए ये स्टेटमेंट में यही पूछा गया है, conversion of malate to pyruvate takes place in bundle sheath cell। ये सही है क्योंकि malate is a 4-carbon acid that is converted to 3-carbon acid which is pyruvate। और ये प्रोसेसिंग कहाँ होती है, बंडल शीथ सेल्स में होती है। और जब मैलेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है इट कन्वर्ट्स NADP to NADPH एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में दोबारा भेज दी जाती है। So here all the options are correct. That comes to the next question. Fructose 6-phosphate is converted to fructose 1,6-biphosphate in the presence of an enzyme, hexokinase, isomerase, phosphofructokinase and aldolase। ये क्वेश्चन आपकी ग्लाइकोलिसिस से पूछा गया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए और कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रही है और कहाँ पे NADH की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस इज द स्टेप फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। So the answer is phosphofructokinase. As its name indicates, fructose 6-phosphate is converted to fructose 1,6-biphosphate। तो ये तो कॉमन सेंस है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा रिएक्शन को देख के कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट अगर फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, दैट इज
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसके साथ साथ ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है, आपसे इसकी अकुरेंस भी पूछी जा सकती है। दैट अकर्स इन साइटोसोल। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप इन पूरी ग्लाइकोलिसिस में कौन सा होता है। दैट इज जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप। सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल। थैंक यू।